चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये जो यूजीसी के जो रेगुलेशंस है, ये तो बहुत, मुझे लगता है बहुत देर से हुआ एक छोटा सा कदम है। हमें प्रॉपर लेजिस्लेशन चाहिए। आप क्या मानते हैं कि ये सही डिमांड है कि भेदभाव होना चाहिए, उत्पीड़न होना चाहिए, और ये गलत डिमांड है कि जो बराबरी चाहते हैं? आरएसएस का ऐसा कौन सा बयान है, ऐसा कौन सा उनका कार्यक्रम है, या ऐसे कौन से उनके संगठन है, मंच है जहाँ पे दलितों को जगह मिल रही हो? करके देश भर में बवाल है, समर्थन में, विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ और मेरे साथ में प्रोफेसर कंचन हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हम समझना चाहेंगे कि लगातार जो जिस तरह से इसके समर्थन में भी जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मांग की जा रही है कि भाई जो यूजीसी ने 2026 रेगुलेशन लाए थे उनको लागू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है कि इससे समाज में जो है विभाजन हो सकता है। तो मैम किस तरह से देखती हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है, दोनों तरफ से जो है इस पर प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि जब सरकार को आदेश मिला, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इस तरह की गाइडलाइंस बनाई जाए, तब सरकार ने बनाई, और अब खुद न्यायालय ने इस पर स्टे लगा दिया। और ये जो सारा स्टे लगाने का जो ये प्रक्रिया थी, ये किस चीज़ से प्रभावित थी? कुछ मीडिया के द्वारा दिखाए गए छुटपुट जो आंदोलन या उस तरीके का जो आक्रोश, जिसमें किसका समर्थन था? करणी सेना, बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस। और वो किस प्रकार के आंदोलन थे, किस प्रकार का आक्रोश था? जिसमें प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा गया, जिसमें उनकी जाति को याद दिला दिया। जो अखंड भारत एकता और अखंड हिंदू एकता की बात करने वाले लोग थे, वो अब किस चीज़ के बारे में बात करने लगे? वो जाति के आधार पर बात करने लगे, और उसमें वो प्रधानमंत्री के जाति को भी बिल्कुल उन्होंने बख्शा नहीं। तो इस तरह के आंदोलनों को बेस बनाकर अगर ये सर्वोच्च न्यायालय में स्टे होती है गाइडलाइंस, तो एक तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, सरकार की मंशा पे भी उठता है और इस प्रोसेस पे भी उठता है कि क्या ये सही है कि कुछ प्रकार के ऐसे जो छोटे ऐसे ग्रुप्स हैं या वॉयलेंट ग्रुप्स हैं, वो इस तरह का माहौल बनाए, और इस जो एक सही जो प्रक्रिया जो होनी चाहिए। देखिए, जो जातिवाद है, अभी बड़े हाल फिलहाल नारे लगे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तो क्या कहना चाहते हैं? ब्राह्मणवाद क्या है? एक डॉक्ट्रिन है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोशियो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो किस चीज़ की समर्थन करता है? वो समर्थन करता है हायरार्की का, इनइक्वालिटी का, जातियों के बीच में जो भेदभाव है, उनकी जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें सुपीरियॉरिटी किसके पास है? सुपीरियॉरिटी 3 वर्णों के पास है, शूद्र, दलित, अवर्ण, वो सब उनका उत्पीड़न होना चाहिए। तो ब्राह्मणवाद तो ये सिखाता है आपको, ब्राह्मणवाद ने यही स्थापित भी किया। लेकिन उन लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की गाली दी जाती है, ब्राह्मणों के खिलाफ ये आंदोलन। हाँ, तो ये उनको ये बात समझ अगर नहीं आ रही है और इस तरीके का अगर वो फर्क नहीं कर सकते, और पहली बात ये कि ब्राह्मणवाद ने ऐसा किस चीज़ को अचीव किया है, ऐसा उस चीज़ के जयकारे हो रहे हैं। ब्राह्मणवाद ने ऐसा क्या किया? ब्राह्मणवाद ने तो उत्पीड़न किया है लोगों का, उनको सदियों तक दबाए रखा, उनका शोषण हुआ है। तो ये जो इस तरीके के संगठन और इस तरीके के लोग, और वो लोग हैं कौन, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनको सिखा कौन रहा है? जो ये आरएसएस की जो जिस तरीके की, देखिए मोहन भागवत एक तरफ से क्या कह रहे हैं कि इसका समर्थन करते हैं, यूजीसी के नियमों को मानना होगा, और उनकी वाइस चांसलर जो जेएनयू में बैठी है, वो क्या कह रही है कि यहाँ पर एक पूरी तरह से ये विक्टिमहुड का जो है खेम चल रहा है। तो ये किस तरह का, ये जो एक डुअलिटी क्रिएट करते हैं, और इस तरह से जो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई, जो हम दलित, बहुजन, अति पिछड़े जो लोग लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को ये क्या करते हैं? एक एम्बिगुअस जोन में डाल देते हैं। और वो किस तरह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं अपने इस तरह के जो एक लुम्पन एलिमेंट्स है ना, जो वो हमें क्या कह रही है? वो हमें कह रही है कि फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये, और दलित बहुजन को कहती हैं जो अपने हक अधिकार की बात करने आ रहे हैं। बल्कि आप फ्रिंज एलिमेंट्स हो जो ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं, बिना ये समझे कि ब्राह्मणवाद एक सोशल और रिलीजियस डॉक्ट्रिन है जो हायरार्की को प्रमोट करता है। अंबेडकर ये कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना है कि भाई मैं आपके प्रिविलेजेस, आपके वेल्थ और आपकी जो सुपीरियरिटी, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं ब्राह्मणवाद को इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि वो लिबर्टी के खिलाफ है, क्योंकि वो फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है, और वो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, और वो इक्वालिटी के खिलाफ है। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण से या आपके वर्चस्व से कुछ भी, किसी भी तरीके की मतलब मतभेद नहीं है, मैं उससे सवाल ही नहीं समझता। मेरा सवाल ये कि हमारी डिग्निटी और हमारे जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए, और वो संविधान में वो सुनियोजित करके गए, उनको सुनिश्चित करके गए। अब आज़ादी का 100वां साल 1947 के बाद 2047 से बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं विकसित भारत। कैसा विकसित भारत होगा? ब्राह्मणवाद की रूट्स पे बिठाया जाएगा उस विकसित भारत को, उसमें हमारा स्थान क्या होगा? और अगर आप हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणवाद के
जड़ों के उसको सींच कर बनाना चाहते हो, तो उस हिंदू राष्ट्र में हमारा क्या जगह होगी? और क्या हम फिर विक्टिमहुड की बात आपसे डर के अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दें? आप जाके देखिए मोहल्लों में, वाल्मीकि कॉलोनियों में जाके देखिए, गरीबों को देखिए, हमारे SC ST OBC किन कंडीशंस में रहकर और किस हालात में स्कूल कॉलेज तक पहुंचते हैं। आप ड्रॉप आउट रेट का अगर आप डेटा देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि केवल दिल्ली के IIT में 100% जो है रिजर्व कैटेगरी का जो ड्रॉप आउट होता है उसमें सब SC स्टूडेंट्स है जो ड्रॉप आउट करते हैं। एम्स में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इस समय अब 13,600 स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट होने का ये कहानी है। तो ये ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? ये ड्रॉप आउट क्या इसलिए हो रहा है कि वो उन बच्चे एग्जाम नहीं पास कर रहे? ये ड्रॉप आउट हो रहा है इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की वजह से। ये ड्रॉप आउट हो रहा है जहाँ पे जिन संघर्षों से वो होकर गुजरे और जिन डिप्रीवेशंस के बावजूद वो वहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ पर उन पर जातिवादी टिप्पणियाँ की जाती हैं, उनको वहाँ सेग्रीगेट किया जाता है हॉस्टल्स में, उनके PhDs को पूरा नहीं होने दिया जाता। तो ये जो UGC के जो रेगुलेशंस है ये तो बहुत, मुझे लगता है बहुत देर से हुआ एक छोटा सा कदम है। हमें प्रॉपर लेजिस्लेशन चाहिए और उस लेजिस्लेशन की जो डिमांड है वो ये हो कि वो शोषण को खत्म करे। वो सरकार का दायित्व और इन यूनिवर्सिटीज़ का, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का दायित्व को पूरी तरह से इनके लिए मैंडेटरी बनाए कि ये जो समस्याएं, ये जो इन्होंने उत्पन्न कर दी हैं हम जैसे छात्रों के लिए, जो छोटे छोटे जगह से आते हैं और यहाँ अपने संघर्ष को लड़ते हैं, इन बड़े बड़े शहरों की यूनिवर्सिटियों में खो जाते हैं हम, और हमारे ऊपर उस तरह का उत्पीड़न होता है कि आज हमारे को खाने पीने के लिए मेस में अलग बिठा दिया जाता है, हॉस्टल में फ्लोर्स अलग से निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो ये जो हमारे जो डिमांड है लेजिस्लेशन की, ये इसलिए है क्योंकि सरकार किस तरह से ये सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक न्याय हो, किस तरह से सुनिश्चित करेगी कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद चिल्लाने वाले लोग किस चीज़ का जयकारा कर रहे हैं और उनकी अरेस्ट क्यों नहीं होती है। NHRC इस बात का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है कि एक पत्रकार को, जिसकी पत्रकार होने की आइडेंटिटी पर भी सवाल है, और उसका झूठा वीडियो चलाकर आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते हैं? जब इस तरह के नारे चलते हैं, हमारे SC कमीशन को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जब गवई साहब पर जूता चला, वो बेंच बैठी हुई थी, यदि गवई साहब कुछ नहीं करना चाहते थे तो साथ में बैठे हुए ये जो दूसरे जो न्यायाधीश थे, ये उन पे भी इनकम्बेंट था कि वो इस चीज़ का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते। तो क्या ये विक्टिमहुड है? हम पूछना चाहते हैं, क्या ये विक्टिमहुड है? जो हमारे साथ जो सदियों से हमारे पूर्वजों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है। देखिए, इस बड़ा मज़ेदार सा सवाल उठाते पूछ रही थी कि पानी पिया है क्या तुमने, पानी पिया है क्या तुमने? पानी का जो एक मुद्दा है, पानी क्या है? पानी पीने का सवाल नहीं है केवल, सवाल ये है कि पानी के जो रिसोर्सेज है, तालाब हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, उनसे हमें वंचित रखा गया। और उससे क्या प्रभाव पड़ता है? उससे प्रभाव ये पड़ता है कि पानी क्या सींचता है? पानी लैंड को सींचता है, खेती को सींचता है। और जब हमारे पास पानी नहीं है, पानी को छूने का अधिकार नहीं है, तो हमारे पूर्वजों को आपने खेती से दूर रखा, आपने उस खेती से होने वाली पैदावार से दूर रखा जिससे वो अपना पेट पालते, अपनी कम्युनिटी का पेट पालते, और उससे जो वेल्थ इकट्ठी होती, उस वेल्थ को वो इंटरजनरेशनली पास करते हैं, जो आज सवर्ण वर्ग इंटरजनरेशनल पास करता है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के में एक क्रीमी लेयर होनी चाहिए। तो क्या ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाया था क्या? ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। इसमें ये मनुष्य का जो आपने जो व्यावहारिक जो डिफरेंस जो क्रिएट किया जातियों को लेकर, वो किस तरह के का वाद विवाद है? वो वाद विवाद ये है कि आप हमें नीची जाति समझकर आपने हमें रिसोर्सेज से दूर रखा, आपने हमें वेल्थ नहीं बनाने दी। आप मनुस्मृति पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि जो दलित हैं और जो शूद्र हैं वो इकट्ठा नहीं कर सकते धन को। और उस तरह के जो टेक्स्ट है जिसको ये अपना महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन मानते हैं RSS वाले, और उसके बेसिस पर ब्राह्मणवादी समाज बनाना चाहते हैं जो ब्राह्मणवाद से सींचा जाए, वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप जिस परंपरा को ढोते आए हैं, जिसमें आपने हमें हर चीज़ से वंचित रखा, आज शिक्षा के जरिए हम अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, एक नौकरी उन्हें मिल जाती है, क्या हम उससे इंटरजनरेशनल वेल्थ बना लेंगे? क्या प्राप्त कर लेंगे हम उनसे? तो ये सवाल है। एक बाबा है रामभद्राचार्य जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर UGC के रेगुलेशन लागू किए जाते हैं तो हिंदुओं में या देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। नहीं तो ये वो क्या देखिए, इसका मैं उदाहरण जो है ना अमेरिका से लेकर आऊँगी। जब ब्लैक्स ने डिमांड किया कि सेग्रीगेशन स्कूल्स में ख़त्म कर दिया जाए, और वो उनका मुद्दा जब उनके सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा, तो वहाँ पर ये इस तरह की अटकलें लगाई गई कि यदि हम ब्लैक्स को वाइट्स के साथ पढ़ाएंगे पब्लिक स्कूल्स में जो सरकार के द्वारा पोषित होते हैं, सरकार जिसका खर्चा देती है, अगर हम ब्लैक्स और वाइट को साथ में बिठाएंगे तो जो वाइट समाज है, जो सफ़ेद जो इनका वर्चस्व है, वो नाराज़ हो जाएगा, उससे गृह युद्ध आ जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इस कारण से
कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती, सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि जिन लोगों का हक मारा जा रहा है उनका और उत्पीड़न ना हो, समतामूलक समाज बने, इस कारण से मैं ये जजमेंट ना दूं। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। आप सर्वोच्च न्यायालय में जो लीगल, जो ज्यूरिडिक और लीगल जो उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वहन करने से रोक रहे हैं, क्योंकि सरकार अक्षम है, सरकार नहीं कर सकती इस लॉ एंड ऑर्डर का बचाव। गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हो जाएंगे? आप क्या मानते हैं कि ये सही डिमांड है कि भेदभाव होना चाहिए, उत्पीड़न होना चाहिए, और ये गलत डिमांड है कि जो बराबरी चाहते हैं तो गृह युद्ध तब होगा। कई कवि, पत्रकार और ये सवर्ण बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि भाई इससे जो है हिंदुओं में विभाजन होगा और ज्यादा खाई बढ़ेगी। तो हिंदुओं में विभाजन अगर आपको रोकना है तो आप इन गाइडलाइंस को लाइए, ताकि सबको उनकी डिग्निटी के साथ जीने का और अपने सामाजिक जो डेली लाइफ है उनको जीने का, उसमें वहाँ पर अधिकार मिले, जहाँ छुआछूत ना हो, जहाँ एक दूसरे को टिक्की टिप्पणी करके ना रोका जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि विभाजन ना हो तो आप खुद खेलना बंद कर दीजिए जात पात का खेल। भाई एक्सपोज कौन हुआ है? एक्सपोज सवर्ण हुए हैं जो ये मान कर चले आए हैं कि नहीं, ये गाइडलाइंस नहीं होने चाहिए, हम उत्पीड़न करते रहेंगे, हम भेदभाव करते रहेंगे, हम शोषण करते रहेंगे। वो क्या मानते हैं? और दूसरी बात ये है कि क्या कदम ऐसे आरएसएस का ऐसा कौन सा बयान है, ऐसा कौन सा उनका कार्यक्रम है, या ऐसे कौन से उनके संगठन है, मंच है जहाँ पे दलितों को जगह मिल रही हो? हाँ, उनका जो पूरा जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो इस आरएसएस की पूरी जो संस्था का जो संचालन करते हैं, उसमें क्या दलितों को बनाया गया है? क्या आरएसएस अध्यक्ष, क्या इन सारे जो आप शंकराचार्य जो बैठे, क्या वहाँ दलित पहुंच रहे? क्या मंदिरों के पुजारी दलित हैं? तो आप खुद जातिवाद को बचा के रखे हुए हैं। सवर्णों को एक तरफा जो है अपराधी मान लिया, उन पर झूठे आरोप होंगे, सवर्ण लड़कियों पर जो है उनको फंसाया जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ या उनके रेप के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आप लॉ बनाते हैं, आपने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को ख़त्म करने के लिए लॉज बनाए, तो क्या महिलाएं यहाँ पर हर दूसरे व्यक्ति पर अपना एक केस डालती फिर रही हैं? हाँ, या आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह के लॉज, इस तरह के प्रोविजंस इसलिए क्रिएट करते हो ताकि जो समाज में जिस तरीके की विसंगतियाँ हैं उन पर कानूनी तौर पे रोकथाम की जा सके। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर क्या दलित क्या पढ़ने आए हैं, दलित अपना जीवन सुधारने के लिए, अपनी डिग्रीज लेने के लिए यहाँ आए हैं, दलित यहाँ इसलिए नहीं आए कि वो देयर इज अ फैलेसी। एक फैलेसी है कि आप क्या सोचते हो, क्या हम अपने जिंदगी में उत्पीड़न का सवाल ना उठाएं? अगर हो रहा है उत्पीड़न तो सवाल ना उठाएं, लेकिन क्या आप हमें ये सोचते हो कि हमारे अंदर एक तरीके की इमोरलिटी है कि हम हमेशा सवर्णों के पीछे दौड़ते रहते हैं उनके पर इल्ज़ाम लगाने के लिए? देखिए, ये दलितों की क्रेडिबिलिटी, उनकी अपनी जो एक कॉन्शियंस है उसको ये अपने तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं देखिए कल ये हम पे इल्ज़ाम लगाएगा। आप डरे हुए हो क्योंकि आप ये सब करते हो, आप भेदभाव करते हो। कि ये जाति भेदभाव ये जो है पहले ज़माने की बातें हो गई, गांव में होता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई लिखाई करने लोग आते हैं, वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? हाँ, तो फिर उनको जाके देखना चाहिए, उनको फिर गांव में जाके देखना चाहिए। उन्नाव और हाथरस के रेप केस देखने चाहिए उन्हें। इंद्र जो बच्चा जिसकी डेथ हुई उसका किस तरह पानी का मटका छूने पर जो है उसको मार दिया प्रिंसिपल ने, वो देखना चाहिए। उनको जाके देखना चाहिए कि और किस तरीके के उत्पीड़न जो है लड़कियों, दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात को आप उस मोहल्ले से नहीं गुजरने देते जहाँ सवर्ण रहते हैं। उन्हें आकर देखना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि क्यों नहीं हमारे IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स हैं, हाँ क्यों नहीं है मिनिस्ट्रीज के अंदर हमारे वो पोजीशन होल्डर्स, हमारे दलित समाज के लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं नजर आए? जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस और जो जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो हमारे समाज के क्यों नहीं है? ये भेदभाव नहीं है? ये डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि इतने साल बाद भी सारे पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सवर्णों के पास है। आपको जाके ये भी देखना चाहिए कि जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं जो सरकारी हैं वहाँ पर भी इस समय ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन किस कमेटी में कौन डिप्टी डीन बनेगा, कौन रजिस्ट्रार बनेगा, कौन असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेगा, सोशल स्टूडेंट्स वेलफेयर, एडमिशंस डीन, इंटरनेशनल रिलेशंस डीन, ये सब किसके पास है? ये पद लिस्ट बनवाइए और इनको सर्कुलेटरी तरीके से बनाने का कोई ऐसा तरीका है जहाँ हमारा वर्चस्व हो। तो मेरा उनसे जो आप ये जो बात कह रहे हैं कि भी भेदभाव बढ़ेगा और इनको एक जो है सवर्णों के खिलाफ हो जाएंगे, सबसे पहली बात तो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना? अगर आप ये काम करते हैं, आप चाहते हैं भेदभाव हम करते हैं, हम पकड़े ना जाएं,
तो इसीलिए आप पहले ही आ गए कि भैया हमारी तो जाति, हमारे जो सवर्ण लोग हैं वो यही करते हैं। पहला तो ये। दूसरा ये, जिसमें जो दूसरा सवाल है वो ये है कि केवल रिजर्वेशन के जरिए नौकरी देना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको हमें उन सभी पदों की, आज हमें वो ब्यौरा मिलना चाहिए इस देश को कि इन सभी पदों पर हमारे लोग क्यों नहीं बैठे हैं, हमारे जजेस कहाँ हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहाँ हैं, हमारे मिनिस्टर्स कहाँ हैं, हमारे कितने चीफ मिनिस्टर हैं दलित ओबीसी, कितने हमने आज तक प्रधानमंत्री बना दिए दलित ओबीसी, बताइए। तो ये हमको, ये बात को हमें एक डेटा के साथ भी जो है ना हमें समझना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये जो बायस और प्रेजुडिस्ड जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओपिनियंस के साथ खेलते हैं, उन ओपिनियंस को सर्कुलेट करते हैं बार बार समाज में, इस प्रैक्टिस को तोड़ने के लिए आपको प्रश्न उठाना पड़ेगा कि ये दलित और दलित बहुजन और पिछड़े, ये जो हमारी जो लड़ाई है, जो हम मिलजुल के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने हक अधिकार और समतामूलक समाज की लड़ाई है। धन्यवाद।